स्वागत है आपका अक्षत दुनिया वेब टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिप्रा। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। भोपाल में क्षत्रिय लोणारी कुंबी समाज का अधिवेशन में मृत्यु भोज न कराने, विवाह में फिजूल खर्ची रोकने, सामूहिक विवाह को बढ़ावा देने जैसे मुद्दों को लेकर अखिल भारतीय क्षत्रिय लोणारी के अधिवेशन में गहन विचार विमर्श हुआ। यह अधिवेशन रविवार को अवधपुरी के एक होटल में संपन्न हुआ। संगठन के विष्णु राणे अध्यक्ष ने बताया कि परंपराजय जैसे मृत्यु भोज, विवाह भोज, फिजूल खर्ची अब गैर जरूरी हो गई है। देखिए हमारी खास खबर। मगरदे भारतीय जनता युवा मोर्चा में जिला अध्यक्ष जिला बैतूल, ऐसा मेरा दायित्व है। मैं यहाँ अखिल भारतीय क्षत्रिय लोणारी कुंबी समाज के राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल होने के लिए आया हूँ। मगरदे जी, कितनी विसंगतियाँ दिखती है समाज में और किस तरह से सुधार होना चाहिए? जिस तरह से हम जो समाज में युवक युवती परिचय सम्मेलन होते हैं तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और जिस तरह से शादियों में फिजूल खर्ची हो रही है, क्या मानते हैं आप इसको? समाज में जो युवक युवती परिचय सम्मेलन लगातार 20 वर्षों से अखिल भारतीय लोणारी कुंबी समाज करते आ रहा है। अभी हमारे यहाँ बैतूल संगठन में भैंसदी संगठन सामूहिक विवाह कर रहा है। ऐसा ही सामूहिक विवाह की ओर पूरे समाज को अग्रसर होना चाहिए, जिससे कि जो फिजूल खर्चा है वो बचेगा, समाज का समय बचेगा और जो धन का अपव्यय है उसमें कहीं ना कहीं कमी आएगी, जिससे समाज का विकास की ओर अग्रसर होगा। बात अगर समाज में शिक्षा की जाए तो किस तरह से शिक्षा का प्रचार प्रसार करना चाहिए आपके मन से, आपके हिसाब से? समाज जो है पिछड़ा है अभी भी बहुत सारी। अभी पहले की तुलना में अगर हम बात करें तो अब मेडिकल में भी हमारे छात्र हैं, IIT में भी हमारे समाज के छात्र हैं, अभी IIM में भी हमारे छात्र हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ग्रामीण अंचलों में हमारे समाज के युवाओं को जागृत करने की आवश्यकता है। उनको समाज के माध्यम से हम जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं। करियर गाइडेंस शिविर के माध्यम से, समाज का एक करियर गाइडेंस शिविर के माध्यम से उनको जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे IIT में एडमिशन हो, कैसे मेडिकल फील्ड में MBBS का कोर्स हो, कैसे डॉक्टर्स बने। समाज के लोग हर क्षेत्र में आगे आए। माना गया है कि राजनीति, चाहे बात कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी में हो, समाज के जो आपके लोग हैं वो कम दिखते हैं, इसमें क्या कहना है आपका? नहीं, भारतीय जनता पार्टी में तो समाज के लोगों का प्रतिनिधित्व हमेशा से ही रहा है और हमेशा ही भारतीय जनता पार्टी समाज के लोगों को अलग अलग स्थानों पर उनकी योग्यता के आधार पर दायित्व देती है। और मेरा तो ये मानना तो मिलना चाहिए जो दूसरे निगम मंडल है या कुछ। हाँ, निगम मंडल में भी समाज को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, ये मेरा पर्सनल व्यू है। दूसरा कि राजनीति में भी समाज के लोगों को आगे आना चाहिए, क्योंकि राजनीति में जब तक अच्छे लोग आगे नहीं आएंगे, लोग कहते हैं कि राजनीति बुरी है, तो राजनीति बुरी नहीं है। जब लोग अच्छे आएंगे तो निश्चित रूप से राजनीति भी अच्छी होगी। उसमें जो नए युवा है, हमारे पढ़े लिखे युवा है, शिक्षित युवा है, उनको भी आगे आकर राजनीति में अपना योगदान देना चाहिए। बात अगर बोर्ड की जाए, बहुत सारे बोर्ड पिछले बार बने हैं, तेलंगानी बोर्ड बना है और भी बोर्ड बने। क्या मानते हैं आप? आपका भी वो एक बोर्ड बनना चाहिए, ऐसा क्या? हाँ बिल्कुल, जो हम पिछड़ा वर्ग से आते हैं हम लोग, तो उसके माध्यम से कुंबी समाज का भी एक बोर्ड होना चाहिए, उसमें कुंबी समाज को भी एक महत्व मिलना चाहिए। ऐसा आपको लगता है? जी बिल्कुल। क्या संदेश है समाज में आपका, जो आप इस अधिवेशन में आए, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस अधिवेशन में? समाज के इस अधिवेशन के माध्यम से मेरा यही संदेश है कि जो समाज का युवा ग्रामीण अंचलों का है, चाहे शहरी अंचल का है, वो शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े। अन्य जितने क्षेत्र है, हर क्षेत्र में हमारे समाज के युवा का चहुमुखी विकास होना चाहिए। उसके लिए अधिवेशन रखा है कि कैसे विकास हो, उसके लिए समाज के लोग अपने अपने विचार रख रहे हैं और ये गंभीर चर्चा का विषय है। इस गंभीर चर्चा के माध्यम से समाज के युवाओं का विकास हो, उसके लिए काम कर रहे हैं। चूँकि आप बीजेपी से और किस तरह से अपने समाज में युवाओं को आप मदद कर पाएंगे आगे? समाज के युवाओं को चाहे राजनीतिक मदद की आवश्यकता हो, सामाजिक मदद की आवश्यकता हो, शिक्षा के क्षेत्र में मदद की आवश्यकता हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में मदद की आवश्यकता हो, हम हर जगह आर्थिक रूप से संपन्न बनाने के लिए आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, जो माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उसमें जहाँ भी मदद लगेगी हम अग्रसर रहेंगे हमेशा समाज के युवाओं को मदद करने के लिए। सबसे पहले मैं शैलेंद्र वागद्रे, मैंने 42 साल पहले बीटेक किया है NIT रायपुर से और MPB में मैं अधीक्षण यंत्री हूँ सारणी में, और अपाक्स का प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव हूँ। और आज जो ये विष्णु राणे जी ने कुंबी समाज
के जो सामाजिक जो परिपाटियां हैं उनमें कुछ इम्प्रूवमेंट के लिए, सुधार के लिए जो एक आयोजन किया है, तो उसी में भाग लेने में यहाँ आया हूँ। सर, किस तरह की भूमिका रखेंगे आज के इस अधिवेशन में? क्या समस्या दिखती है तिरले कुंभी समाज की आपको? लोनारी कुंभी, लोनारी कुंभी। देखिए, दो बिंदुओं पर विशेषकर आज मैं प्रकाश डालूंगा कि समाज का विकास कैसे हो। इनका है बैनर में, तो शिक्षा और रोजगार, और दूसरा मेरा रहेगा जो वैवाहिक जो एक सिस्टम है, मतलब शादी का, तो उसमें क्या क्या हल्के फुल्के बदलाव हो सकते हैं जिससे हमको कोई बड़े परिणाम देखने को मिलेंगे। सर, क्या आइडिया है आपके मन में? किस तरह के आइडिया है जो आप बोल रहे हैं? किस तरह से शादियाँ होनी चाहिए समाज में? शादियों का एक तो नहीं, मतलब कम खर्चे में, मतलब। हाँ बिल्कुल, आपका प्रश्न मैं समझ गया। शादियों में आज जो भीड़ हो जा रही है, भीड़, आमंत्रितों की भीड़, थोड़ा उस पर नियंत्रण होना चाहिए। हमने कोरोना काल में भी शादियां की, 100 लोगों में, 200 लोगों में, वो भी आज सक्सेस है शादियां। 2-2.5 साल तो हमने बहुत कम आमंत्रितों में शादियां की। तो ये जो आमंत्रितों की जो भीड़ है, मतलब ठीक है, हम ही इनवाइट करते हैं उनको, तो इसको थोड़ा हमको कम करना पड़ेगा। जो लोग सक्षम हैं वो तो ये कर लेते हैं, लेकिन जो परिवार हमारे साधारण परिवार है उनको भी, और मेरे व्यक्तिगत हिसाब से केवल दिखावे के लिए ये सारा करना पड़ता है। तो एक तो बेचारों की जो जमा पूंजी होती है, हमारा समाज खेतीहर समाज है और मजदूरी वाला समाज है, तो वो जो जमा पूंजी होती है उसको वो लोग स्वाहा कर देते हैं, और कुछ लोग तो या अधिकतर कर्जदार हो जाते हैं। तो ये परिवर्तन इसमें आना चाहिए। सर, समाज में शिक्षा की कमी भी देखा गया है, तो शिक्षा की प्रचार प्रसार के लिए क्या कुछ आपके विचार रख पाएंगे आप? देखिए, हमारा जो समाज है, हाँ, वो शिक्षा की ओर अग्रसर हो सकता है। शादी वाली बात जो है उसके पहले की स्टेप तो यही है। अच्छा, शादी में एक और फार्मूला मैं देने वाला हूँ मंच से, कि जो भी बेटा हमारा शादी करे वो माता पिता से कोई आर्थिक सहायता न ले। ये बहुत बड़ा सूत्र है। आज उम्र, कितनी उम्र में शादी हो रही है? 30 साल, 32 साल। तो भाई आप इतने सक्षम हो जाइए कि माता पिता से आपको सहयोग लेने की क्यों ज़रूरत पड़े? क्यों उसकी जमा पूंजी स्वाहा करा रहे हो? क्यों उसको कर्जदार बना रहे हो? आप इतनी बचत कर लीजिए कि आप स्वयं शादी करो। तो ठीक है, आपका जो प्रश्न था कि शिक्षा ही आधार स्तंभ है किसी भी पीढ़ी के विकास का। अब शिक्षा है ना, उसमें कहना चाहिए उत्तम शिक्षा। तो इसके लिए हमारे जो आज संगठन चल रहे हैं, राष्ट्रीय संगठन, विष्णु राणे जी अध्यक्ष है, और भी संगठन है, प्रत्येक संगठन में एक एक कैरियर मार्गदर्शन का प्रकोष्ठ बनना चाहिए। 5-7 लोग हों उसमें। तो हमारे जो बच्चे हैं कक्षा 6वीं से 7वीं से 8वीं से ही, यदि उन्हें कुछ मार्गदर्शन चाहिए, क्योंकि आज देखिए पैसे का अभाव नहीं है आज परिवारों के पास, यदि अच्छी जगह एडमिशन होता है तो। क्योंकि मुझे तो आज तक मेरे इस 35-40 साल के इस समाज सेवा के जीवन में ऐसा बच्चा नहीं मिला कि मेरा फलानी जगह एडमिशन हो गया और पैसे नहीं है। वो थोड़े सक्षम लोग ही मिले। एक बेटा था वरुण के पास, वटोड़ा का, उसका एडमिशन मेडिकल में होने वाला था, 2069 रैंक भारत में। मेरे से संपर्क में आ गया व्हाट्सएप विश्वविद्यालय से। तो मैंने कहा, यार उमेश कहाँ जाने वाले हो? तो बोले सर नागपुर, सस्ता सुंदर टिकाऊ। तो मैंने कहा सबसे अच्छा कॉलेज कौन सा है? तो बोले KEM मेडिकल कॉलेज बॉम्बे। तो मैंने कहा वहाँ क्यों नहीं जा रहे? तो बोले पैसे की व्यवस्था। मैंने कहा अब तुमको काउंसलिंग में वही कॉलेज भरना है KEM, और जो भी आर्थिक सहयोग लगेगा हम कुछ लोग मिलकर कर देंगे। 2018 में साहब उसने वही भरा। उसने हम पे भरोसा किया। नहीं तो हम समाज सेवियों पे कई बार लोग माता पिता भरोसा भी नहीं करते कि पता नहीं ये 5-6 साल पैसा देंगे कि नहीं। KEM में एडमिशन लिया और आज इंटर्नशिप कंप्लीट होके वो बेटा हमारा MBBS की डिग्री ले चुका है, उमेश उपासे। उसके पिताजी ने 2.5 एकड़ खेत बेच के अकोला में कोचिंग कराई उसको, 2.5 एकड़ खेत बेच के, और देश में रैंक 2069।
तो ऐसा वो जो मैं कह रहा था आपसे कि प्रत्येक संगठन में एक कैरियर मार्गदर्शन का प्रकोष्ठ बनना चाहिए जहाँ हम लोग मार्गदर्शन दें। पैसे की दिक्कत नहीं, मैंने अभी भी कहा आपसे, दिक्कत है हमारे यहाँ मार्गदर्शन की। हमें पता ही नहीं है आईआईटी क्या होता है, एनआईटी क्या होता है, मेडिकल क्या होता है, एम्स क्या होता है, ओबीसी आरक्षण क्या होता है, उसका लाभ कैसे मिलता है, वगैरह वगैरह। सर आज राष्ट्रीय अधिवेशन है, क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह से आप भूमिका रख पाएंगे इस अधिवेशन में? मेरा नाम उत्तम गायकवाड़ है, मुल्ताई से ही हूँ और मैं लगभग 27 साल से शांति कुंज हरिद्वार में कार्यरत हूँ। यहाँ का काम मैं दक्षिण भारत के 5 स्टेट में देखता हूँ। जब गुरुदेव ने एक लाइन कही उसी में सब कुछ आ जाता है, परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देना चाहिए। हमारी ढेर सारी परंपराएं हैं और अच्छी अच्छी परंपराएं हैं। समस्या क्या है कि जब वो चीज़ें शुरू की गई थी उस समय की परिस्थितियाँ क्या थी। हमारे तीसरे चौथे पे जो पहले पीढ़ियों ने जो किया, अब जो वो कर रहे हैं हम वो परंपरा बन जाती है। आज जो बड़े भैया ने बताया कि आज जो चीज़ें हैं वो तीसरी चौथी पीढ़ी के लिए वो परंपरा बन जाएगी। अब वो परंपरा कौन सी वाली होगी फिर? जैसे पढ़ा लिखा वर्ग बहुत अच्छे, चाहे आईटी इंजीनियर बोल लो, साइंटिस्ट बोल लो, समाज के हर दृष्टिकोण से हर जगह आजकल लड़के लड़कियां पहुंच गए, बच्चे बच्चियां। लेकिन समस्या क्या है, जब वो विवाह करने आते हैं तो उनके घर में वो बुजुर्ग लोगों की चलती, वो बुजुर्ग लोग वो वाली चीज़ें भी करवाते हैं जिसका आज के आपके विचार में किस तरह से सुधार होना चाहिए? सुधार आज के विषय में सबसे पहले हमारी संस्कृति बोलती है, हमारी सभ्यता बोलती है, रात में शादी नहीं होना चाहिए, क्योंकि रात में निशाचरों की शादी होती है। हम लोग जो भारतीय संस्कृति के अनुयायी है वो दिन में ही शादियाँ होती थी। दूसरी चीज़, आज चाहे वो मतलब पाश्चात्य कल्चर के नाम पर प्री वेडिंग है, पोस्ट वेडिंग है और दुनिया भरे की चीज़ें मानते हैं पाश्चात्य जो संस्कृति इन दिनों नहीं प्री वेडिंग है जैसे, नहीं वो तो बिल्कुल ही, क्योंकि हमारी संस्कृति का तो रास है। फिर आपके यहाँ जो परंपराएं होती थी, लेने जा रहे जी, छोड़ने जा रहे जी बच्ची को, फिर बाकायदा मतलब, तो वो उन चीज़ों का महत्व कहाँ बच जाएगा। हमको जो सबसे पहला एक, क्योंकि देखिए वो समस्या कहाँ से होती, आप और हम गोधूली बेला में शादी निकालते हैं, तो उसके लिए ये गुण नहीं मिल रहे, ये वर्ग नहीं मिल रहे, ये चीज़ नहीं मिल रही, वो चीज़ नहीं मिल रही, अच्छे बच्ची को अच्छी बच्ची नहीं मिलती, अच्छे बच्चे को अच्छी बच्चियाँ नहीं मिलती। और उस परिस्थिति के बाद सब गुण धर्म मिलाने के बाद फिर आपकी शादी 2 बजे लग रही रात को, तो काय को निकाला था आपने टाइम नहीं निकालते। जो टाइम में आप अच्छा समझो उसी टाइम में सब लोगों को बुला लो, शादी कर दो। जब इतना सब आप कर रहे हो, या तो वो चीज़ मत मानो। दूसरी चीज़, हम बेटे बेटी के गुण मिलाना चाहिए। गुण मिलान का मतलब होता है आचार विचार व्यवहार मिलना। अब 36 गुण में से 36 मिल रहे लड़के लड़की के। लड़की को फैशन परस्ती बहुत पसंद है, लड़के को पसंद नहीं है, गुण मिला क्या? लड़के को शराब पीना पसंद है, खाना पसंद है, बच्ची को पसंद नहीं है, गुण मिला क्या? तो तुम्हारे वो 36 गुणों का क्या करेंगे? मतलब आचार विचार व्यवहार, एक शब्द आता मराठी में भी हिंदी में भी, संबंधी या समधी। समधी का मतलब ही होता है सम माने बराबर और धी माने होता है बुद्धि। 2 बराबर बुद्धि वाले, 2 बराबर सोच वाले परिवारों की ही शादियाँ होना चाहिए, क्योंकि हमारा जब लिविंग स्टैंडर्ड सोच एक जैसी हो तो कई बार भावुकता में हम बहुत जैसे छोटे परिवार से बच्ची लाते हैं, वो उस परिवार का वातावरण एडजस्ट ही नहीं कर पाती, उसको सहन ही नहीं कर पाती। कई बार हम सोचते कि चलो अपन संभाल लेंगे, लड़का कमज़ोर भी है तो हम बाद में उसको मैनेज कर लेंगे, बच्चे दे देते। इसीलिए सबसे पहले हमको क्या है, सोच को एक जैसी डेवलप करने की ज़रूरत है। और जो आज परिस्थितियाँ कई बहुत अच्छी एक शब्द मैं समाज के लिए बोलना चाहूँगा। लोग बोलते समाज सुधार, मैं समाज सुधार नहीं बोलता। हम बिगड़े हैं क्या? हम समाज को डेवलप करना चाहते हैं, समाज की सोच को विकसित करना चाहते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा संस्कारित समाज है, सबसे ज़्यादा सरलता हमारे समाज में है, सबसे ज़्यादा। और आप एक बात देखिए, न छल है, न कपट है, न प्रपंच है, चाहे सोशली हो, पॉलिटिकली हो, किसी तरीके से नहीं। इसके कारण दोहन भी हो रहा है, शोषण भी हो रहा है, पर अब थोड़ा थोड़ा वो जागरूकता आ रही है। इसमें हम लोगों का सोचना, जैसे आदरणीय भैया है, इन लोगों के साथ में हम बात कर रहे हैं, विष्णु राणे जी भाई साहब बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, पर चूँकि एक व्यक्ति के बस का नहीं है, समाज बहुत बड़ा है। हम क्या सोच रहे हैं कि तुम बहुत ज़्यादा मत करो, लेकिन एक गांव में 4 शादी है तो 4 शादी या चारों के मेहमान कामन होते हैं,
चारों के रिश्तेदार कॉमन होते हैं, चारों की बारातें लगभग सब कॉमन होती है। आपके विचार में सामूहिक, हाँ, तो उस गांव में एक ही दिन, एक ही समय पे एक ही बारात आए तो क्या मज़ा आएगा, जो पूरा गांव एक ही तरीके के बारातियों का स्वागत करेगा। तो उन चीज़ों को और मानते सब है। जब जब हम लोग मंच से बातें बोलते हैं, भौजी आपने क्या बढ़िया बोला यार, भौजी आपने क्या शानदार बोला, जब क्या बढ़िया बोला, क्या शानदार बोला, फिर जब उनके ऊपर बात आती कि अब आप इसको कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट करो, अरे यार वो आप मामा जी नहीं मान रहे, मामी जी नहीं मान रही, तो फलाने जिन लोगों से कोई लेना देना नहीं होता ना, उनके नाम बताते हैं कि वो नहीं मान रहे। अभी भैंसदेही में बहुत अच्छा कार्यक्रम, लगभग 25 जोड़े शादी हुई। आप बताइए, उनको तैयार करने में पसीना आ जा रहा, जबकि 1 रुपये खर्चा नहीं लग रहा आपको, और आपका वैसे नाम फोटो पेपर में नहीं आएगा। घर पे शादी करेंगे चाहे करोड़ रुपए खर्चा करो, लेकिन सामूहिक में करेंगे तो आपके घर की पब्लिसिटी होगी, नाम आएगा। वो चीज़ों को कहने का मतलब यह है, जो परंपराएं आज समाज में किसी काम की नहीं है, उनको अलग कर देना चाहिए। नई संस्कृति, नई परंपराएं हमको डेवलप करना चाहिए। मैं ओम प्रकाश गावंडे, मैं LIC ऑफ इंडिया में असिस्टेंट डिविजनल मैनेजर हूँ। मैं अभी सतना में पदस्थ हूँ। वैसे बेसिक रहना मेरा बैतूल का ही है, और बच्चों की पढ़ाई की वजह से भोपाल में भी मेरा परिवार रहता है। तो जो सर आज अधिवेशन है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस अधिवेशन के बारे में? कैसा लग रहा है आपको, इतने सारे लोग एक साथ इकट्ठे हो रहे हैं? ये एक बहुत अच्छी पहल है, और जो विष्णु भाई जो हमारे समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, तो अभी जो उन्होंने गतिशीलता पकड़ी है, और जो समाज के उत्थान के लिए, समाज के लोगों के उन्नति के लिए जो कार्यक्रम कर रहे हैं, उसकी हम बहुत प्रशंसा करते हैं। और ये मेरे ख्याल से ऐसा प्रथम अधिवेशन हो रहा है जिसमें हमारी सामाजिक रीतियों, कुरीतियों और अन्य चीज़ों पर जो समाज के विकास के लिए ज़रूरी है, ऐसी चीज़ों पे हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। और जैसा कि गायकवाड़ जी ने, सैलन जी ने बताया कि शिक्षा और समाज और जो हमारी सामाजिक कुरीतियाँ हैं, कि हमारे समाज में यही हो रहा है कि सब लोग बातें करते हैं, परंतु जब उनके ऊपर आती है तो वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। दहेज प्रथा है, चाहे शादियां हों, चाहे जो आज का जो नवीन वातावरण है, पाश्चात्य शैली है, प्री वेडिंग शूट पे भी इन्होंने बताया कि जो शादियां हो रही है, अंतर्जातीय विवाह हो रहे हैं, उससे हमारे समाज का जो है वैल्यूज़ जो है कम हो रही है। और जो संयुक्त परिवार की जो कल्पना हमारे समाज ने की थी, वो धीरे धीरे न्यूक्लियर होते जा रहे हैं। आज समाज में मैक्सिमम देखिए कि एक बेटा एक बेटी वाला परिवार है। बेटी शादी होके चली जाती है, बेटा विदेश में सेटल हो गया या बाहर सेटल हो गया, लेकिन जो हमारे वृद्ध माता पिता है वो अकेले रह जाते हैं, अलग थलग रह जाते हैं, उनकी केयर करने वाला कोई नहीं है। तो ऐसी जो चीज़ें हैं, इसके लिए जब समाज एकजुट होगा, समाज एक दूसरे से हिल मिल कर रहेगा, समाज एक दूसरे की सहायता करेगा, तो ये हमारे समाज। सर आप एक उच्च पदस्थ है, किस तरह से अपनी भूमिका निभाएंगे? आप एक कंपनी में मतलब एक वरिष्ठ अधिकारी है जी, किस तरह से आप अपनी भूमिका निभाएंगे सामाजिक रूप से? क्योंकि 10 से 6 तो आपका ऑफिस रहता है, लेकिन सैलन जी से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि जितने भी हमारे प्रकोष्ठ है, कई हमारे संगठन हैं, सामाजिक संगठन है, राष्ट्रीय संगठन है, जिला स्तर पर है, तो हर जगह एक काउंसलर होना चाहिए, जिससे हमारी शिक्षा, यदि शिक्षा सबसे बड़ी चीज़ है, यदि हमारा समाज शिक्षित होगा, हमारे बच्चे शिक्षित होंगे, बड़े बड़े पदों पे जाएंगे, बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल करेंगे, तो वो आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शक बनेंगे। और ये मार्गदर्शन जो उनको नॉलेज की कमी है, जैसे इन्होंने OBC पे बहुत बड़ा काम किया है, मैं भी समय समय पे सैलन जी से सलाह लेते रहता हूँ। मेरे भी बेटे बेटियाँ हैं,
तो उनके लिए भी मैं उनसे मशवरा करता हूँ। बहुत अच्छा नॉलेज है, बहुत अनुभव है और 30-35 साल से जो समाज की वो सेवा कर रहे हैं, जैसे कि ओबीसी आरक्षण वाला है। आज अलग अलग राज्यों में अलग अलग आरक्षण दिया हुआ है, कहीं 14% है, कहीं 27% है, परंतु ज्ञान के अभाव में हमारे लोग उसका अभी भी भरपूर फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं। मैं भी यहाँ भोपाल में पदस्थ था, तो मैं ओबीसी का मंडल सेक्रेटरी था यहाँ पे, तो मैंने भी बहुत लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश की और इसके सर्कुलर्स ये वो मैं मेल से लोगों को भेजते रहता था। तो इसमें हम सभी लोग जागरूक हों और जो भी जैसा कि जो 1952 की जनगणना के हिसाब से हुआ था कि लगभग पूरे देश में 52% जो है ओबीसी है, तो उस हिसाब से हमारा भी 52% जो है भागीदारी होना चाहिए। आज वरिष्ठ पदों पे हम देखते हैं कि हमारा इतना कम परसेंट है, आईएएस आईपीएस में मेरे ख्याल से नगण्य प्रतिशत है, कुल 5 लोग हैं। तो जब हम जागरूक होंगे, शिक्षा पे हम ध्यान देंगे और हमारे आने वाली पीढ़ियों को हम उसमें सलाह मार्गदर्शन देंगे, तो निश्चित ही मतलब केवल नौकरियों में नहीं, सरकार में भी हमारा लगभग 52% आरक्षण होना चाहिए। इसके लिए हमें प्रयास करना है। धन्यवाद। भोपाल की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।